हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 का धातु एवं अधातु का अभ्यास प्रश्न। हालांकि हमने एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर लिया था, जो कि आपने यहाँ देखा होगा इस पूरे नए वीडियोज़ में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम टोटल सिर्फ जो चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हैं जो चैप्टर के आखिरी में दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होगे, इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, पहला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा है MgCl विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तीसरा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। चौथा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इनमें से कौन सा जो है वो युगल विस्थापन यानी कि एक दूसरे को ये विस्थापित कर देते हैं। तो आपको रिएक्टिव सीरीज़ याद होना चाहिए। इसके उत्तर को मैंने यहाँ पे लास्ट में रखा है कि FeSO4 जो है वो तांबे के धातु यानी कि कॉपर का जो मेटल होता है उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, अगर हम कॉपर सल्फेट ही लेते हैं या फिर कॉपर ही ले लो और FeSO4 ले लो, तो कॉपर क्या करेगा, इसको विस्थापित करके CuSO4 बना लेगा और Fe यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि तांबे के धातु का जो विलयन है वो FeSO4 को विस्थापित कर देता है। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। पहला ग्रीस लगाकर, तो हमने देखा था कि जो भी हमारा जो जंग लगना होता है, ठीक है, उसको ग्रीस लगा कर भी रोका जा सकता है, पेंट करके भी रोका जा सकता है, या फिर जिंक की परत चढ़ा के भी रोका जा सकता है। तो उपयुक्त सभी जो है ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो याद रखना है कि कोई भी धातु के ऑक्साइड हैं अभिक्रिया करने के बाद से, ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद से उच्च तापांक वाला यौगिक का निर्माण अगर करता है, ठीक है, तो जल में ये विलय हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जल में विलय होगा, लेकिन विलय हो सकता है। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ घुल के कैल्शियम ऑक्साइड भी बना लेता है, या फिर CaOH का ट्वाइस भी बना लेता है जब इसको हम जल में घोलते हैं तो। ठीक है, तो आपका कैल्शियम आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शनल, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जिंक की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसके उत्तर को भी मैंने यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 4। कह रहा है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। जाहिर सी बात है, अगर हम लेप लगा रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी, तो उसी के आधार पे हम देखेंगे कि कोई भी दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई नया यौगिक तो नहीं बना रहा, या फिर रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है, तो ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। कह रहा है कि आपको एक धातु, उसकी छड़, बल्ब, तार एवं एक विलयन दिया गया है। इसका उपयोग करके धातुओं एवं अधातुओं के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं। मतलब ये ऊपर का प्रयोग करके हम धातु एवं अधातु के बीच में विभेदन कैसे कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक रासायनिक परीक्षण की उपयोगिताओं का आकलन भी करिए। तो देखो, जो पहला हमारे प्रश्न का उत्तर है, कह रहा है कि धातुओं एवं अधातुओं के बीच अगर भौतिक गुणों की देखा जाए तो जैसे चमक के आधार पर या फिर विद्युत की चालकता क्या है, ये सब हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है जब हम NCERT के लाइन बाय लाइन को हम पढ़ रहे थे। और साथ ही साथ रासायनिक गुणों में क्या होता है, अम्ल के साथ इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, क्षार के साथ कैसा होता है, उसी के आधार पे इसका विभेदन हम कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि धातुएं अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये मैंने नोट पॉइंट करके भी बताया था कि जितने भी धातु होती हैं अगर अम्ल के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस ये उत्पन्न करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये विद्युत की अच्छी चालक भी होती है, और अधातु जो होती है वो सामान्यतः अम्लों के साथ प्रतिक्रिया ये नहीं करती। ठीक है, और अगर इनकी चालकता भी देखा जाए तो इनकी कमज़ोर होती है धातुओं की तुलना में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए।
तो आपको याद होना चाहिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता था। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड उनको कहते थे जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता था। अम्ल और क्षार अगर दोनों के साथ अभिक्रिया किया तो उसको कहते थे उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो लिखा भी है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड था Al2O3 और साथ ही साथ हमारा जिंक ऑक्साइड था ZnO। ये दोनों जो हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तंतु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो पहला हमें बताना है जो धातु तंतु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, और फिर दो ऐसे भी बताना है जो विस्थापित नहीं कर पाती। तो विस्थापित करने वाले अगर धातुओं की बात करें तो सोडियम है, दूसरा जिंक है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। और जो विस्थापित न करने वाली जो धातु हैं तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो नीचे आएंगी, जैसे कि हमारा सोना और चांदी, ये हमारा हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाती है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटन प्रक्रिया में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो ये भी हम लोगों ने जब अभिक्रियाशीलता देखा था तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो कह रहा है कि देखो ये हमें ऐसा याद रखना कि जो एनोड होता है वो अघुलनशील भाग होता है, क्योंकि यहीं पर पेंदी पर जाके नीचे चीज़ें बैठ जाती हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये नीचे क्या होता था, ये हमारा एनोड पंख इकट्ठा होता था। तो एनोड वाला वो भाग होता है जिस पे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ें ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं और नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है कि एनोड जो है वो अयस्क का अघुलनशील भाग है, जो एनोड पंख बनाता है, जो हमने वहाँ देखा था। ये बेसिकली कार्बन के रॉड्स होते हैं। जो कैथोड होती हैं वो धातु की परत जमने के लिए धातु की प्लेट होती है, क्योंकि यहीं पर शुद्ध वाला भाग हमको प्राप्त होता है। तो कैथोड वाला जो है वो धातु की परत जमने के लिए धातु की एक प्लेट होती है, जबकि ये अघुलनशील अयस्क होता है। विद्युत अपघट्य की बात करें तो धातु के नमक का विलयन, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम के लिए पिघला हुआ क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये विद्युत अपघट्य के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ही इजी ये भी है। कह रहा है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया। ठीक है, सल्फर पाउडर है, उसको स्पैचुला पे गर्म करना शुरू कर दिया। अब चित्र के अनुसार परखनली को उल्टा करके, जैसे ये देखो, ये परखनली को उल्टा करके इसमें से गैस ऐसे स्टोर किया जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर देखना है, फिर आर्द्र लिटमस पत्र पर देखना है। फिर कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखो यहाँ दिया है कि जो सल्फ्यूरिक चूर्ण है, जैसे कि हम पोटेशियम बायोसल्फेट भी ले सकते हैं, जैसे उसका फार्मूला होता है KHSO4। बायो के लिए हम H बेसिकली यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम बायोसल्फेट। क्लियर है। गर्म करने पर यह सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस उत्सर्जित करता है, और इस गैस का सूखा और गीला लिटमस पर प्रभाव निम्नलिखित है। क्या क्या चीज़ें हैं, तो जब हम सूखे लिटमस पत्र पे SO2 को यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये कोई प्रभाव नहीं करती है, क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति आवश्यक होती है ताकि गैस जो है वो एसिड बना सके। तो जब ये सूखा है तो कोई प्रभाव ही नहीं देगा। लेकिन अगर गीले लिटमस पेपर में देखा जाए तो पानी उपस्थित होता है और ये पानी के साथ अभिक्रिया करके H2SO3 बना लेता है, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो याद रखना है H2SO3, 4 नहीं है, ये 3 है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ये नाम आपको याद रखना है। अब देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा था, तो पहले हमने क्या लिया, पोटेशियम सल्फेट लिया, इसको गर्म करना शुरू किया, तो ये K2SO4 में बदल गया और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला, और साथ ही साथ उसमें कुछ नमी भी होगी। ठीक है, फिर जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से SO2 हमारा आ जाएगा और सीधे सीधे H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। तो H2SO3 बना लिया उसने। ठीक है, तो गीले लिटमस के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, लिटमस को क्या कर देता है, लाल रंग में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि लोहे के जंग से बचने के लिए 2 तरीके बताइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम गैल्वनाइजिंग कहते हैं। फिर लोहे की पेंट या फिर ग्रीस को चढ़ाकर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन के साथ संयुग्म होकर अधातु कैसी ऑक्साइड बनाती है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ कभी भी कोई भी अधातु अगर होगी तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये भी मैंने पहले नोट पॉइंट करके लिखा दिया है। तो जितने भी मैंने नोट्स में बताया था वो लगभग क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कारण बताओ, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। फिर दूसरा है कि सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर ही संग्रहित किया जाता है, क्यों। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, ये भी कारण बताना है। फिर कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है, इन सब का कारण बताना है। तो सबसे पहला कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी के आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पहला कि इनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है, ये दूसरे से रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाते। दूसरा है कि ये आसानी से ऑक्सीकरण या फिर क्षरण यानी कि कोरोजन नहीं होता, जिससे ये एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते, नष्ट नहीं होते। फिर इसमें इसकी रंग भी आकर्षक होती है, इसमें चमक भी होती है और सुंदरता लंबे समय तक बरकरार रहती है। ठीक है। फिर ये धातुएं लचीला होती हैं, मेलेबल होती है और नमनीय यानी कि डक्टाइल, मतलब ईजिली इनको हम शेप में दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, डिजाइन ये ढाला जा सकता है। फिर प्लेटिनम सोना एवं चांदी शुद्ध धातुएं हैं और शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती, इसलिए इन्हीं चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आभूषण बनाने में। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अगर इनको तेल के अंदर नहीं रखेंगे तो ये इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके बहुत सारी हानिकारक चीज़ें भी उत्पन्न कर सकती हैं या फिर ये ब्लास्ट भी हो सकता है। कह रहा है कि पानी के संपर्क में आने में तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है, इन्हें तेल में संग्रहित करना सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन था, कह रहा है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। क्योंकि एल्युमिनियम की सतह जो होती है ना वो पतली ऑक्साइड की परत बना लेती है, जो कि इसे और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने से बचाती है। यानी कि जो अभी एल्युमिनियम की ऑक्साइड है ना, तो ये एनवायरनमेंट से करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस पर परत चढ़ जाती है, जिसके कारण ये किसी और चीज़ से अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसलिए ये ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है और खाना भी इसमें इजीली बन जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, इसका भी कारण बताना है। तो धातु निकालने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि ऑक्साइड अयस्कों को रेडॉक्स प्रक्रम में आसानी से धातु में बदला जा सकता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि रेडॉक्स क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, जिसे हम धातु ईजिली प्राप्त कर सकते थे। और जब धातु में बदला गया, इसीलिए इसका निष्कर्षण में कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्कों का उपयोग किया गया था। ये भी मैंने बताया था कि क्यों उपयोग किया गया था, तो पुराना वाला वीडियो भी देख लोगे तो ये वाला जो लेक्चर है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित होते हैं। जैसे आपने कुछ एड्स में भी देखा होगा कि इसमें 4 नींबू की शक्ति होती है, आपने ये ऐड देखा है ना। तो उस गंदे बर्तन को साफ करने के लिए क्यों ये खट्टे चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, इसमें हरे रंग की परत जम जाती है, जिसे ताम्र हरित यानी कि कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो देखो, तांबे के बर्तन को जब हम साफ़ किया जाता है, ठीक है, उस समय इस पर हरे रंग की परत होती है, जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। यह परत तांबे के ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से बनता है। अब देखो, जब नींबू या इमली के रस से इसको साफ़ किया जाता है तो इसमें साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड जैसे खट्टे अम्ल होते हैं। ये कॉपर कार्बोनेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके उसे घुलनशील लवण जैसे कि साइट्रेट या फिर टार्ट्रेट और पानी में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो पहले तांबे की परत हट जाती है, फिर बर्तन की सतह पुनः चमकदार हो जाती है। यही तो हमें चाहिए होता है, दोनों चीज़ें। इस प्रकार खट्टे पदार्थ अम्लीय प्रकृति के कारण मलिन बर्तन के प्रभावी रूप से साफ करने में आवश्यक होता है। यानी कि यही वो कारण है, क्योंकि तांबे की परत हट जाती है, जो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ये साइट्रेट या फिर टार्ट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और पानी में परिवर्तित हो जाता है, और बर्तन की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। इसीलिए नींबू या फिर खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करिए। तो देखो, गुणधर्म क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर अम्लों के साथ क्रिया, फिर ऑक्साइड का स्वरूप, फिर क्रियाशीलता, फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो धातुओं की अगर देखा जाए
तो यहाँ देखो डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दान करके ऑक्सीकरण करती हैं और धनायन बनाते हैं, केटायन बनाते हैं, लेकिन वही अधातु नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये अपचयन की अभिक्रिया करती है, इससे एनायन बनता है। फिर अगर धातुओं की बात करें तो ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, लेकिन ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। फिर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय या फिर क्षारीय होते हैं, ठीक है, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो आमतौर पे अम्लीय होते हैं। तो धातु अम्लीय क्षारीय दोनों हो सकते हैं, जबकि अधातु सिर्फ अम्लीय होते हैं। फिर धातुओं की अगर बात करें तो अधातुओं के साथ ये सरलता से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि क्लोरीन के साथ, लेकिन जो अधातु होती हैं वो धातुओं के साथ या फिर अन्य अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अधातुओं के साथ और ये दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। अगर हम धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 1, 2 या 3 होता है, लेकिन अधातुओं की अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 4, 5, 6, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा धातु एवं अधातु में उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए तरह चमकने लगती है, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं? ऐसा पहले गाँव में होता था। लोग लालच में आ जाते थे और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने गहने सौंप देते थे जो उसका दुरुपयोग करके उनके गहनों में से कुछ ना कुछ चीज़ें चुरा लेता था। अब देखो, संभवतः वो विलयन हमारा एक्वारेजिया होगा, जिसको अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। हो सकता है जो अत्यंत अभिक्रियाशील विलयन है। अम्लराज जो होते हैं, राजा जल यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप अम्लराज ही मानिएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3 संबंधी एक अनुपात में मिला था। अगर यानी कि 3 लीटर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो 1 लीटर हमको नाइट्रिक एसिड भी इसमें मिलाना पड़ेगा। तो जो नया सोल्यूशन तैयार होगा उसको कहते हैं अम्लराज। प्रक्रिया क्या होता है कि कंगन को इस विलयन में जब डाला जाता है तो उसकी सतह सोने की जो परत होती है वो धीरे धीरे धुल जाती है। इस प्रक्रिया में सोने की जो बाहरी परत होती है वो धीरे धीरे निकल जाती है, जिससे कंगन हल्का हो जाता है। अब आप सोचो 1 ग्राम की कीमत इस समय करीब 8,000 रुपये है। अगर 1 ग्राम भी बाहर आ गया तो वो 8,000 रुपये लेके चला जाएगा। विलयन ने कंगन को साफ कर चमकदार बना दिया, लेकिन घुली हुई परत के कारण इसका वजन कम हो गया है, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें घाटा हो जाता है। चमक का कारण क्या है? मलिन परत जो होता है वो हटा देता है और अंदरूनी सतह बाहर आ जाती है। अब चूँकि अंदरूनी सतह बाहर आएगी तो वो चमकदार भी हो जाएगा। अब ये बाकी चीज़ें तो बेफिजूल की हैं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी कि लोहे का जो मिश्र धातु होता है उसका नहीं होता। इसका कारण बताइए। तो देखो, जो तांबे की अगर गुणात्मक विशेषता देखा जाए तो पहला ये उसकी उत्कृष्ट ऊष्मा चालकता होती है, यानी कि ये बेहतरीन ऊष्मा का चालक होता है, ठीक है। यानी कि अगर पानी को गर्म करना चाहेंगे तो तेज़ी से गर्म हो जाएगा, ठीक है, जिससे ऊर्जा की भी बचत हो जाएगी। फिर जंग प्रतिरोधकता जो होती है ये अत्यंत प्रतिरोधी होता है, मतलब ईजिली इसमें जंग नहीं लगता। लंबे समय तक टिकाऊ भी होता है, क्योंकि इस पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है जो इसे और अत्यधिक टिकाऊ बना देता है। इस्पात लोहे या मिश्र धातु की अगर बात करें तो जंग लगने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है और इसमें गर्म जो होता है वो धीमे से होता है। मतलब अगर हम इसको गर्म करना चाहेंगे तो हमारा अन्य जो हमारा धातु है उसकी तुलना में ये थोड़ा सा देर से गर्म होता है, तो इसमें बहुत सारे नुकसान हैं। तो यही बेसिक 2 कारण थी इस क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ख़त्म हुआ और ये चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु भी कंप्लीट रूप से हमारा ख़त्म हो गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।